Hi everyone, I am Mahpreet Kaur and you are watching Lavish Careers. So जैसे कि आपको पता है कि हमारी इंग्लिश की प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें हम सीरियल वाइज एक ना एक अपना कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं. अब सबसे पहले हमने एक अल्फाबेट की, देन नंबर्स की और देन जेंडर की वीडियोस बनाई है. उसके बाद आज हमारा टॉपिक है डिग्रीज. जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमारा मेन फोकस यही है और हमारा मेन मोटिव यही रहा है अब तक का कि हम एक 5th क्लास के बच्चे को भी फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश सिखा पाए. उसी के लिए हमने सबसे पहले यही देखा है कि हम बेसिक टू एडवांस की ओर बढ़ेंगे. जैसे जैसे आपको पता चल रहा है कि नंबर्स, जेंडर, देन अब हम डिग्री की ओर आए हैं और इसके बाद हम जो अपने एडवांस लेवल के लेसन्स है उनको भी करेंगे. लेट्स स्टार्ट नाउ. टुडेस टॉपिक इज डिग्री. अब तक हमने जब छोटे होते थे हम सिर्फ डिग्री समझते क्या थे, ER और EST. हमें सिर्फ स्कूल में पढ़ाया यही जाता था कि जब भी आपको डिग्रीज आए तो आपको करना क्या है कि एंड में जो भी है इसके जैसे रिच लिखा है, रिच को अपने रिचर बना देना और इधर आपको रिचेस्ट बना देना है. लेकिन हम क्या थे, क्रैमिंग करते थे उस टाइम हमें जस्ट एक मार्क्स के साथ होती थी कि हमने जस्ट एक मार्क्स ग्रैब करने, इसलिए हम जस्ट डिग्रीज पढ़ते थे. लेकिन हर एक चीज जो भी इंग्लिश में है या फिर किसी भी लैंग्वेज में होती है उसके अपना एक खास एक इम्पोर्टेंस होती है. मतलब कि हर किसी को एक क्वालिटी अलग अलग होती है. जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. सबसे पहले हम देखते हैं डिग्रीज का मीनिंग क्या होता है. देखिए सबसे पहले आपने या हमने कभी भी सबसे पहले डिग्री का वर्ड कब सुना होगा, जब हम टेम्परेचर की बात करने नॉर्मली तब सुनते हैं कि आज टेम्परेचर 45 डिग्री चल रहा है. या फिर जब हमारे मतलब कोई फीवर वगैरह की दिक्कत आती थी हमें, तब हमें पता चलता था कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज हो चुका है. तब हमने सबसे पहले डिग्री का वर्ड सुना. उससे हमें पता क्या चलता था कि डिग्री से हमें ये बताती थी कि हमारा जो रियल लेवल है, मतलब एक एब्सोल्यूट लेवल है, उससे हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है या कम हो चुका है. मतलब डिग्री एक लेवल को बताती है. अगर हम आसान भाषा में सीखे तो डिग्री का मीनिंग होता है एक लेवल. जैसे देखिए यहाँ पर मैंने 3 दिए है इसकी टाइप्स: एब्सोल्यूट या पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. देखिए जैसे हम एक बात करते हैं कि एक सिंपल लेवल हो गया कि एक सिंपल हम लेते हैं कि ये एक लेवल है किसी चीज का. ये देखिए यहाँ एक लेवल हमने शो किया है कि मान लीजिए ये एक 60% का लेवल है. देन इसके बाद अब हमने इसके सामने एक बना दिया 70% का और देन इसके सामने एक चीज बना दी 100%. मतलब 100% के आगे कुछ नहीं. इसी की तरह ये तीनों मतलब हमें डिस्क्राइब करती हैं कि जैसे अगर हम एक एब्सोल्यूट डिग्री का यूज करते हैं तो हम एक चीज की मतलब उसकी एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, विशेषता. कि जैसे हम विशेषण बताते हैं, हिंदी में करते हैं, पंजाबी में करते हैं विशेषण. उनकी क्या होती है कि जब हम किसी पर्सन की या तो प्रेज करते हैं या उसकी बुराई करते हैं, दोनों में से एक काम है और ये दोनों काम ही एडजेक्टिव में काउंट होते हैं. ये नहीं कि हम जस्ट इसमें एक विशेषता ही देखते हैं. अगर तो हम कहते हैं कि कोई इंसान बहुत मोटा है या बहुत पतला है तो दोनों ही एक एडजेक्टिव का पार्ट है. लेकिन अगर हम कहें कि बहुत ज्यादा पतला है या बहुत ज्यादा मोटा है तो उनमें भी क्या है कि हम उनकी डिग्री बढ़ा रहे हैं, उनका लेवल अप कर रहे हैं. जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है, इससे आपको काफी हद तक ये समझ आ चुका होगा कि एक लेवल को चेंज करने के लिए और उसमें थोड़ा इंक्रीज लाने के लिए हम इन तीनों को देखते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर दिया हुआ है एब्सोल्यूट डिग्री और पॉजिटिव डिग्री. इनके ये दोनों ही नाम मतलब हम यूज कर सकते हैं. जैसे हम कोई नॉर्मल बात करते हैं कि एग्जांपल मान लीजिए हम फर्स्ट मैंने लिखा है रिच. मैंने कहना हो कि शी इज अ रिच, मतलब मैंने उसकी एक तारीफ की या फिर उसके बारे में उसकी गुणवत्ता बताई कि उसकी गुणवत्ता है क्या एक्चुअली में. वो मतलब मैं कह रही हूँ कि वो एक रिच है, मतलब वो लड़की है या लड़का जो भी है वो एक रिच है. लेकिन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कंपैरेटिव डिग्री. मुझे लगता है काफी लोगों को पता होगा कि कंपैरेटिव का मीनिंग क्या होता है. कंपैरेटिव का असली मीनिंग होता है कंपेयर करना, किसी चीज को एक दूसरे से कंपेयर करना. उसी के लिए देखिए अगर हम सिंपल रिच को यूज करते हैं वो करते कब है,
जब हमने ये बताना हो कि हाँ वो एक इंसान जो है वो उसमें ये गुणवत्ता है, ठीक है, हमने इससे खत्म कर दी। लेकिन अगर आपने कंपेयर करना है किसी चीज से, मान लीजिए आपने कहना हो राम जो है श्याम से ज्यादा रिच है, आप क्या यूज करेंगे? राम इज रिचर देन श्याम। देखिए यहाँ पर आपने कंपेयर शो किया कि राम जो है श्याम से एक ज्यादा अमीर है, तब आप क्या लगाएंगे? राम इज रिचर देन श्याम। ओके, तो मुझे लगता है ये भी आपको समझ आ चुकी होगी कि तीनों में डिफरेंस क्या है। और अब थर्ड की बात करते हैं, क्या है? अगर हमने कहना हो जैसे हम बिल गेट की एग्जांपल ले लेते हैं, बिल गेट इज द वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। अब हमने ये नहीं कह सकते कि उससे भी ज्यादा कोई रिचेस्ट होगा, ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये कह सकते हैं कि सिर्फ जिस पर आकर हम एक स्टॉप लगा दें या फिर इससे आगे हम बढ़ ना पाए, देन उस जगह पर हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ कि मैंने ये सेंटेंसेस जो वर्ड्स लिखे हैं और इनका क्या मीनिंग है खुद ब खुद, क्योंकि इनमें जो भी लिखे हुए हैं इनका थोड़ा सा अलग है। सब में किसी में ER यूज हुआ है, किसी में R यूज हुआ है, किसी में IER यूज हुआ है, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी करेंगे आगे। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा है रिच। इसके अगर हम डिग्री सेकंड मतलब बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री, अगर किसी को कंपेयर करना हो हमें, हम लिखेंगे रिचर। और अगर हमने उसकी मतलब एक कह सकते हैं जिस जो अनस्टॉपेबल हो या फिर जिसका कोई भी मतलब हम देख नहीं सकते कि उससे ऊपर किसी चीज को देखकर, तब हम यूज करेंगे रिचेस्ट। इधर हाई, हायर, हाईएस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। देखिए अब मैंने यहाँ पर ट्विस्ट क्या डाला है, यहाँ पर आपने एंड में H देखा, यहाँ पर भी H देखा, दोनों में ही क्या देखिए यहाँ पर कोई भी डबल H या नहीं आया। लेकिन जब मैंने थिन लिखा तो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने डबल N कर दिया। थोड़ा है मतलब यही एक ट्विस्ट है आपके लिए, क्योंकि हम जब पढ़ते थे हमें जस्ट यही एक ग्रामिंग दी जाती थी, जस्ट आपको करना क्या है, ER या EST लगाना है, बस जी यही आपकी डिग्री है। लेकिन नहीं, हर चीज के पीछे एक मोटिव है और इसी मोटिव को इस वीडियो में आप जानेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने थिन का लिखा और N बना दिया मैंने डबल यहाँ पर थिनर, और यहाँ पर भी मैंने N डबल रख के और EST एंड में लगा दिया। फिर पोलाइट और एंड में जस्ट मैंने एक इसमें जब कंपैरेटिव डिग्री बनानी थी तो मैंने क्या किया, उसको एक R जस्ट लगाया, ना कि ER। तो आपको लगा होगा कि हाँ यहाँ पर भी पोलाइटर के लिए हमें TE और R डालना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमने यहाँ पर जस्ट यूज किया R। और इधर भी क्या हुआ कि पोलाइट अगर तो सेम रहा लेकिन एंड में आ गया ST। देन लेजी, और यहाँ पर क्या बन गया, जबकि बनना चाहिए था लेजियर। और आई यहाँ पर कैसे आया, और इधर भी देखिए यहाँ पर भी आए हैं। सो आपको कंफ्यूजन तो होगी, क्योंकि हम जब क्रैमिंग करते हैं तो क्रैमिंग का जस्ट यही मोटिव रह जाता है कि हमने जब जितना पढ़ा होगा, जितना पढ़ा वो जस्ट तब तक सीमित रह जाएगा जब तक आपको जरूरत, मतलब आपने जस्ट वो सोचना है कि मैंने एग्जाम देने हैं तो मुझे सिर्फ इसी तक जरूरत है इसकी। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में सच में, अगर आपको मतलब इंग्लिश में परफेक्ट पर्सन बनना है और आपकी फ्लुएंसी और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है, तो आपको इन चीजों को कभी भी आप नजरअंदाज नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंग्लिश जो है वो बिल्कुल एक बेस के ऊपर ही चलती है। जो हम फ्लुएंसी के साथ या कम्युनिकेशन स्किल जब यूज करते हैं या अपनी कॉन्वर्जेशन स्पीकिंग में हम यूज करते हैं इंग्लिश को, वो होती क्या है एक्चुअली, अगर आप क्या होता है कि हम बेसिक से उसमें यूज करते हैं। जैसे कि हम कभी ये नहीं कि हाई वोकैब यूज करते हैं उसमें जब हम कॉन्वर्जेशन स्पीकिंग कर रहे होते हैं, या फिर जब हम कोई भी मतलब एक फॉर्मल राइटिंग, जैसे हम आइल्स की एग्जांपल ले लेते हैं। आइल्स में क्या होता है कि हमें बहुत सारे वर्ड्स चाहिए होते हैं, लेकिन असल में मुझे अब तक यही लग रहा है कि हाँ, मैं खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि एक आइल्स को क्रैक करना ये नहीं कि आपको बहुत सारी वोकैब चाहिए या फिर आपको डिफरेंट तरह की नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश के बारे में। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना, तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके ज्यादा नहीं तो 7 बैंड्स आइल्स में डेफिनेटली गेन करोगे आप। तो प्लीज आगे हम बने रहते हैं इसी के साथ।
देखिए मैंने एंड में लिखा है नोबल, एंड यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया मोर नोबल एंड मोस्ट नोबल। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी मैंने एग्जांपल्स लिखी है सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। किसी में मैंने ER लगाया है, यहाँ पर मैंने डबल N कर दिया, यहाँ पर मैंने सिंगल R कर दिया, यहाँ पर IER कर दिया, यहाँ पर मोर लगा दिया, मोस्ट लगा दिया। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक ब्यूटीफुल की। हमें ब्यूटीफुल पढ़ना हो ना, जब हम क्या करते हैं ब्यूटीफुल को ये नहीं कहते ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट, हम क्या बोलते हैं ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। सो इसी को जानने के लिए आइए अब हम आगे देखते हैं कि ये एक्चुअली बनते कैसे हैं। सो ओके, सबसे पहले देखते हैं कि अब हमने पीछे देखा था, जैसे कि मैंने पहले सेंटेंस दिया था फैट, फैटर, फैटेस्ट, उसमें डबल T कैसे बना, या थिन दिया था, थिन में डबल N कैसे बना। सो सबसे पहले हम वो देखते हैं। और उससे भी पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, क्या आपको पता है कि सिलेबी क्या होते हैं, सिलेबल क्या होते हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, और अगर आपको पता है सो दिस इज रियली गुड फॉर यू। सो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग सिलेबल का। ये देखिए मैंने सबसे पहले ऊपर लिखा है सिलेबल। इसमें असल में मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि उसमें वॉवल्स पहले मेंशन होते हैं, और जिस वर्ड में एक सिलेबल हो मींस एक वॉवल हो, देन वी आर सेइंग दैट मोनोसिलेबल, मोनोसिलेबिक। एक्चुअली असल में क्या होता है कि जब भी एक सेंटेंस, एक वर्ड बनता है, उसमें जब हम मान लीजिए अभी एग्जांपल लेते हैं कैट की, CAT कैट, और देखिए जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे कैट, और जब भी आप इसको प्रोनाउंस करेंगे आप ये नहीं कहोगे कैट, ऐसे आपको कुछ नहीं, आप सिंपल इसको प्रोनाउंस करेंगे कैट। और इसमें आपको क्या पता चलता है कि जो आपकी बोलने की शक्ति है वो बिल्कुल एक आपको स्मूथली, जैसे कि इंग्लिश एक बहुत ही स्मूथली तरीके से आप बोल पा रहे हो, ऐसे बहुत वर्ड होते हैं। लेकिन अभी आप खुद प्रोनाउंस कीजिए ब्यूटीफुल वर्ड या इंटेलिजेंट। अब आपने देखा होगा कि जब आपने इंटेलिजेंट को थोड़ा तोड़कर पढ़ा, इंटेलिजेंट, देखिए यहाँ पर आपने जब इंटेलिजेंट पढ़ा तो उसमें आपको थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कि वॉवल तो है, लेकिन इसमें आपको क्या है कि आपके काफी वॉवल्स वर्ड में देखिए, इसमें वॉवल देखिए कितने आ चुके हैं पहले। और आपको जब आपने इस वर्ड को प्रोनाउंस किया तो आपके एक बोलने में बहुत सारी आपको दिक्कतें आई। इंटेलिजेंट, आपको तीन, मतलब आप इस वर्ड में आप क्या कह सकते हैं कि 3 सिलेबल है। ओके, सो असल में सिलेबल होते क्या है कि जिसमें वर्ड सिर्फ एक वॉवल हो उसे हम कहेंगे मोनोसिलेबिक, उसे कहेंगे मोनोसिलेबिक। अगर जब एक वर्ड बनता है तो वो सिलेबल से ही बनता है। अगर हम कहेंगे एक वर्ड में, जैसे कि अभी हमने इंटेलिजेंट की एग्जांपल ली थी, उसमें बहुत मतलब एक से ज्यादा सिलेबल थे, तो उसे हम कहेंगे मल्टी सिलेबिक। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है मोर देन 1 सिलेबल, दैट इज अ मल्टी सिलेबिक। तो मल्टी सिलेबिक को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले या फिर एक सिलेबिक को वर्ड को डिस्क्राइब करें तो ये कहेंगे कि जिस वर्ड में कम से कम एक सिलेबल हो उसे हम कहेंगे सिलेबल, या फिर एक मोनोसिलेबल, सिंगल सिलेबल, या फिर अगर किसी वर्ड में एक से ज्यादा सिलेबल है और उसे हम कहेंगे मल्टी सिलेबिक। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इंटरेस्टिंग, फेमस, डिफिकल्ट, इम्पोर्टेंट। सबसे पहले आप इन सब वर्ड को अपने और से प्रोनाउंस कीजिए। देखिए आपने जब बोला ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, देखिए ब्यूटी एक, फुल, 3 यहाँ पर सिलेबल आ चुके। मतलब जब आप बोलते हो आपकी बोलने की स्पीड में जितनी बार भी रुकावटें आती हैं,
ऑब्स्टेकल्स बनती हैं, जैसे आपको सिंपल प्रोनाउंसिएशन से आपसे थोड़ी दिक्कत आती है, तब हम कहते हैं वो सेंटेंस क्या है, मल्टीसिलेबिक। ओके। एंड अगर हम सिंपल हम बात करें एक मोनोसिलेबल की, वो क्या होते हैं, कैट, बैट, रैट, और भी मैंने बहुत वर्ड बिग देखिए। अगर आप बिग बोलेंगे BIG, इसमें सिलेबल कौन कौन है, एक वॉवल। सो इसे आप क्या कहेंगे, बिग को एक सिंगल सिलेबल वर्ड। तो मैंने इसका बताने का मेरा मेन मोटिव क्या था कि अगर आपको वॉवल्स का फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आपको वॉवल्स का नहीं पता तो मैंने अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें मैंने कॉन्सोनेंट, वॉवल और अल्फाबेट क्या है इस सब के बारे में बहुत डीपली बताया है। सो प्लीज मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये कहा है कि जो मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है इसमें एक के बाद एक जो मतलब आ रही है, सीरीज आ रही है, वीडियोज आ रही है, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो अगर आपको वॉवल्स का नहीं पता तो प्लीज पहले आप वॉवल्स के बारे में जानिए, देन आप इस वीडियो को आगे बढ़ाए, क्योंकि नहीं तो आपका ये कंसेप्ट यहाँ पर ही अर्क रह जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा पूरी तरह। ओके, तो देखिए मैंने कहा कि अगर मोर देन वन सिलेबल है तो हम उसको क्या कहेंगे, मल्टी सिलेबिक। सो मेरा एक्चुअली बताने का मेन मोटिव था कि डबल वर्ड्स बनते कैसे हैं। जैसे मैंने पीछे दिया था थिंग, थिंग को हमने डबल एंड किया था, वो एक्चुअली होता कैसे है। सो देखिए, वेल लास्ट वर्ड इज कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वॉवल। मतलब मैंने ये ना एक सिंपल एक छोटी सी लाइन आपके लिए लिख दी है कि अगर आपको मतलब माइंड में रखना है कि हाँ इसको हम याद रख पाए, तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या आता है कि अगर तो लास्ट वाला वर्ड जो कॉन्सोनेंट है, जैसे हमने बात की बॉय की, लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर हम थोड़ा देख ले, बॉय में लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है और वो किसके बाद आता है, वॉवल के बाद। देखिए जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर दिया हुआ एग्जांपल कुछ, बिग, सैड, हॉट। बिग में क्या है कि जी एक कॉन्सोनेंट है, सैड में डी एक कॉन्सोनेंट है, टी भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन आपने यहाँ पर गौर कीजिए, बिग में जी से पहले आई है, सैड में डी से पहले ए है, और टी में टी से पहले ओ है हॉट में। सो देखिए इसमें आपको क्या समझ आती है कि एक वॉवल के बाद जब कॉन्सोनेंट आता है और मतलब वो एक सिंगल सिलेबिक वर्ड है, तो उसमें आप क्या करेंगे, डबल। मतलब कि अगर लास्ट वर्ड जो है आपका बिग में जी है, तो उसका आपका लास्ट वर्ड आपको डबल करना होगा। बिग, बिगर, सैड, सैडर, हॉट, हॉटर, एंड देन हॉटनेस, EST वही फॉर्म सेम रह जाएगी आपकी इसमें भी। बस आपको क्या है कि ये दोनों वर्ड जो है वो डबल करने हैं। ओके, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वाई में। वाई से हम IER या सिंपल कह लो कि हम आई कहाँ से ऐड करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी एक कॉन्सोनेंट के बाद हमने सबसे पहले वर्ड लिखा है हैप्पी। हैप्पी में आप देख रहे हो कि यहाँ पर वाई है और वाई से पहले पी है। पी और वाई दोनों ही एक कॉन्सोनेंट है, इनमें दोनों में वॉवल्स नहीं है। तो देखिए अगर तो दोनों वर्ड वॉवल्स है एंड वाले और वाई है एंडिंग में, तो आपको क्या करना है, वाई की जगह उसे चेंज करना है आई में। तो इसमें क्या आएगा, आई, यहाँ पर देखिए, और सेम बाकी सारा सेम ही रहेगा, ER, EIEST। देखिए तो मुझे लगता है ये भी आपको समझ आ चुकी होगी। देखिए मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं और भी, जैसे अगली में भी ये भी एंडिंग में वाई है और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है L, और इसको भी हमने वाई को चेंज कर दिया आई, और इधर भी IEST, और डर्टी में वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है T, तो इसे भी हमने डर्टी को वाई चेंज करके डर्टियर और डर्टीएस्ट बना दिया। ओके, तो इसी के बाद हम बात करते हैं कि कुछ वर्ड में हम जस्ट R ऐड करते हैं। और R कैसे कि मतलब हमने जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी थी पोलाइट की, पोलाइट वर्ड में हमने जस्ट एक R ऐड किया था, ना कि डबल E और R ऐड किया था। सो वो हम देखते हैं इसके बाद। इसके बाद हमने अभी जैसे देखा कि आई चेंज करते हैं वाई को,
लेकिन आप कहेंगे कि कुछ वर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है ग्रे और गे की, इसमें हमने क्या किया कि ER वाई को वाई की जगह रहने दिया और एंडिंग में ER और उधर EST लगा दिया वाई के साथ ही। और इसमें अब क्या होता है, देखिए जैसे मैंने ग्रे और गे में आपको 2 एग्जांपल दिए यहाँ पर देखिए वाई से पहले एक वॉवल है, ठीक है, और यहाँ पर भी वाई से पहले एक वॉवल है। जैसे हमने पहले देखा था कि वाई से पहले अगर एक कॉन्सोनेंट है और एक दोनों कॉन्सोनेंट मतलब एक वाई कॉन्सोनेंट एक और कॉन्सोनेंट बन जाते हैं, इकट्ठे आ जाते हैं, तब हम वाई को चेंज करेंगे आई में। और लेकिन यहाँ पर एक वॉवल है देन एक कॉन्सोनेंट है, सो अगर किसी भी वर्ड में वाई से पहले वॉवल आता है तब हम इसे चेंज नहीं करेंगे, तब हम उसे एज इट इज ही लिखेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि किन वर्ड में हम जस्ट एक आर को ही ऐड करते हैं, ER नहीं लिखते। जैसे मैंने पीछे बताया था पोलाइट के बारे में कि पोलाइट में हम TE एंडिंग में होता है, उसके बाद जस्ट एक R ऐड करते हैं और उधर ST ऐड करते हैं, E नहीं दोबारा ऐड करते। सो क्या होता है कि जिन वर्ड के एंडिंग में E मतलब कि एक वॉवल आ जाता है E वाला, तब हम क्या करते हैं कि उन वर्ड को जो ई वॉवल होता है उसे वैसे का वैसे ही रहने देते हैं और उसके एंडिंग में आर और ST लगा देते हैं। जैसे स्ट्रेंज का बन गया स्ट्रेंजर, जस्ट R ऐड हुआ और इधर ST ऐड हुआ और इधर वाइस का R ऐड हुआ और R इधर भी मतलब सॉरी वाइजेस्ट बन गया और लार्ज का एंडिंग में E था और लार्जर बन गया और लार्जेस्ट बन गया। मतलब ये वर्ड बिल्कुल इतना सेम रहेगा, जस्ट आपको ऐड करना है तो R, क्योंकि इनमें पहले से ही एक E होता है। तो अब आपको एक इंफॉर्मेटिव बात बताने जा रही हूँ। मतलब बहुत ही कम वीडियो में मैंने देखा नहीं कि ऐसे यूट्यूब में बहुत कम लोग बताते हैं इस चीज के बारे में कि जब भी आप किसी सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि पीछे हमने बताया था हॉट का हॉटेस्ट और जैसे यहाँ पर लिखा है स्ट्रेंजेस्ट, वाइसेस्ट, लार्जेस्ट, तब आपको एक आर्टिकल है दी, द या दी, जो मतलब दी के बारे में हम बात करेंगे आर्टिकल्स वाली वीडियो में कि दी कब लगता है, द कब लगता है। फिलहाल आप मान लीजिए कि अगर द या दी कब मतलब हमारा सुपरलेटिव डिग्री है उनसे पहले यूज होना है। जैसे कि अगर हम कहें लार्जेस्ट से पहले वर्ड आएगा द लार्जेस्ट, द हॉटेस्ट और जो भी द स्ट्रेंजेस्ट। मतलब जब भी आप किसी सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात कर रहे होंगे कि जिसके बाद में आपको कुछ नहीं लगाना, तो आप उससे पहले द लगाएंगे, द मोस्ट एक्सपेंसिव, द मोस्ट फेमस। तो आगे हम जानते हैं कि मोर और मोस्ट कब और कैसे लगता है। इसके साथ ही हम आगे बात करेंगे कि कुछ आपने देखा होगा कि लेस, लीस्ट ऐसा भी यूज होते हैं। तो आइए जानते हैं उसके। ओके गाइस, सो अब आप जैसे मैंने पीछे आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक मल्टीसिलेबिक और मोनोसिलेबिक में क्या डिफरेंस है। जैसे आपको पता चल चुका होगा कि एक मल्टीसिलेबिक में बहुत सारे वोवल कंटेन होते हैं, सो उसी के साथ ही मोर और मोस्ट का एक कनेक्शन है। जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ वर्ड के साथ, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी पहले आपको, ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट, फेमस एंड मैनी मोर, कि मतलब इनके साथ हम क्या करते हैं कि मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग ये जोड़ते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मल्टीसिलेबिक है और जो वर्ड मल्टीसिलेबिक होते हैं वो मोर और मोस्ट के साथ बनते हैं। सो आई होप कि ये भी आपको एक नई चीज पता चली होगी। ओके, सो अब हम एक एडवर्ब के बारे में बात करते हैं कि जो कंपैरेटिव डिग्री जो एडवर्ब में होती है उन जिनकी एंडिंग मतलब LY से होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि एडवर्ब जो है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वैसे तो मतलब उनका एलैबोरेट करेंगे उनके बारे में जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि एडवर्ब जिनकी जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, जिनकी और इनको हम पहचानते कैसे हैं कि इनकी मोस्टली जो ऑफन जो पहचान होती है वो LY से होती है। तो जो वर्ड के एंडिंग में LY आता है मतलब एडवर्ब की फॉर्म बनती है, उनके साथ भी हम मोर और मोस्ट का ही यूज करते हैं। जैसे देखिए केयरफुली, मोर केयरफुली एंड मोस्ट केयरफुली। सीरियसली LY मतलब एंडिंग में, और इजीली के एंडिंग में LY। तो सीरियसली का बना मोर सीरियसली
मोस्ट सीरियसली। ओके, तो अब इजीली का बन गया मोर इजीली एंड मोस्ट इजीली। तो आपके ये दोनों कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो चुके होंगे कि कब मोर एंड मोस्ट का कब यूज होता है, और हम EST और ER का कब यूज करते हैं, और कब R का यूज करते हैं जस्ट। तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया है कि ऑपोजिट ऑफ मोर, कि हमने कभी देखा होगा कि हम कहते हैं कि लेस डिफिकल्ट, लीस्ट डिफिकल्ट, ये कैसे चेंज होते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो की कि एडजेक्टिव जस्ट वो नहीं होते कि जिसमें हम जस्ट एक किसी की विशेषता की मतलब उसकी पॉजिटिव ही बताते हैं कि उसमें अच्छे गुण कौन से हैं। इसमें हम उसकी बुराइयां भी काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल पहले दी थी फैट की, थिन की, कि अगर कोई इंसान की कोई बुराई है कि अगर वो बैड है, अच्छा है, बुरा है, कुछ भी है, उसमें भी हम इसमें काउंट करते हैं एडजेक्टिव में। सो इसी के साथ इनकी भी कुछ डिग्रीज होती हैं। जैसे हम कह दे कि डिफिकल्ट की, जैसे कि हमने ये सब पढ़े थे कि मोर केयरफुली एंड मोर सीरियसली, मोर इजीली। सो हम क्या करेंगे कि अगर हमने बताना है कि ये जो काम हम कर रहे हैं वो काम पिछले वाले काम से ज्यादा कम डिफिकल्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, देखिए, लेस डिफिकल्ट। तो ये है कि जब मतलब हमने उस चीज का कंपेयर करना है लेकिन उसको कम करने कंडीशन में, कि इसमें हमने मोर में क्या बताया कि केयरफुली, कि एक साधारण एक बताना हो कि उसका लेवल एक केयरफुली कहना हो, या अगर हमने कंपेयर करना है आपस में तब हम क्या करते हैं, मोर केयरफुली। सो उसी के साथ अगर हमने कंपेयर करना है लेकिन हमने ये बताना है कि जो भी मतलब चीज थी वो अब इससे कम है, तो कम के लिए हम यूज करेंगे लेस। देखिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल दो दी है कि डिफिकल्ट हम बताएंगे लेस डिफिकल्ट, एंड उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी लीस्ट डिफिकल्ट। उसी के साथ एविल, मतलब एक बुराई को कहते हैं लेस एविल एंड लीस्ट एविल। सो ये तो आपको पता चल गया होगा कि जो रूल किस अकॉर्डिंग टू बनते हैं, लेकिन जो एक लास्ट पार्ट बचा है वो है एक्सेप्शन केसेस का। मतलब कि इंग्लिश, जैसे आपको पता है कि इंग्लिश जो है एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारी मतलब कह सकते हैं कि हम कुछ भी परमानेंट, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ये नहीं कि हम जो खुद हमने डिफाइन किया है वो बिल्कुल ही सही हो। हर केस में कुछ ना कुछ इसमें इम्परफेक्शन रहती ही रहती है। जैसे हमने नंबर्स की बात की थी जेंडर में, उसमें भी मैंने आपको बताया था कुछ एक्सेप्शनल केसेस। तो उसी के साथ अब डिग्री की बात करते हैं कि डिग्री में हम नॉर्मल वर्ड क्या पढ़ते हैं, गुड, बैड, मैनी, फॉर। गुड तो हम बहुत यूज करते हैं, लेकिन आपको पता है कि गुड का जब हम एक एडजेक्टिव की तरह उसकी डिग्री बनाते हैं, केसेस होते हैं जिन पर हमारा कोई भी रूल जो है नहीं चल पाता। सो ऐसे मैंने कुछ आपको काफी हद तक मैंने बताने की कोशिश की है। सो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि मैंने ये सीरीज इसलिए नहीं शुरू की कि मुझे कुछ इसका प्रॉफिट हो, लेकिन ये मेरा मोटिव यही रहा है कि मेरे जो भी इंडियन पीपल है, जो भी कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्किल हासिल करना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ इस चैनल के द्वारा ले सके। So please subscribe to our channel and also share it. Thanks for watching this video.